विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम हमारे चैप्टर नंबर 10, हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो क्लास 9th का है, उस वर्क एंड एनर्जी, उसके एग्जाम्पलर बुक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉकेट इज मूविंग अप विथ अ वेलोसिटी v. इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट इज सडनली ट्रिपल्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जीज। तो यहाँ पर रॉकेट जो है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर जो वेलोसिटी है रॉकेट की उसको सडनली ट्रिपल कर दिया जाए तो जो रेशियो होगा उसका, जो काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो होगा वो कितना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई है, v दी गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी v है, और अगर इसको मतलब ट्रिपल कर दिया जाता है इनिशियल वेलोसिटी को, तो इस केस में मान लिया कि v डैश को 3v मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी का 3 गुना किया, तो जो हमारा वेलोसिटी है v डैश माना हमने, और ये वेलोसिटी 3 गुनी हो गई है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv² थी, क्योंकि v हमारा इनिशियली v था, इनिशियल वेलोसिटी v था, तो हाफ mv²। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो गया, हाफ mv²। तो यहाँ पर जो हमारा निकालेंगे इसको, हम इसका जो चेंज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हाफ जो हमारा 3v² फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा हाफ 3mv²। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2 mv²। तो ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और जब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1:9। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविनाश कैन रन विथ अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स of 10 Newton, and Kapil can move with a speed of 3 meter per second against the frictional force of 25 Newton. Who is more powerful and why? तो अविनाश जो है ये 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लग रहा है 10 न्यूटन का, उसके अगेंस्ट ये 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और कपिल जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कपिल जब मूव कर रहा है तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स 25 न्यूटन का लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वो 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसमें कौन पावरफुल है ज़्यादा ये बताना है, और क्यों ये भी बताना है। तो यहाँ पर अविनाश जो है, अविनाश का जो स्पीड है वो फोर्स क्या होता है, फोर्स पावर निकालना है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया। तो फोर्स यहाँ पर 10 न्यूटन का लग रहा है, और वेलोसिटी ये 8 मीटर पर सेकेंड का कवर कर रहा है, तो पावर हो गया टोटल 80 वॉट पावर। सेकेंड कपिल के थ्रू पावर निकाला जा रहा है, तो पावर हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स 25 है, और 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कवर कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 75 वॉट का पावर लगा रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि अविनाश जो है वो ज़्यादा पावरफुल है कपिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो एक बॉय है जो एक स्ट्रेट रोड पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है 5 न्यूटन लग रहा है, उस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वो मूव कर रहा है। 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है रोड पर, उसके अगेंस्ट वो मूव कर रहा है। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर ही फॉरगॉट टू करेक्ट पाथ एंड राउंड अबाउट ऑफ रेडियाई 100 मीटर। तो कुछ मतलब जो डिस्टेंस था 1.5 मीटर का कवर करने के बाद वो करेक्ट पार्ट को भूल जाता है, और वो जो रेडियस है, रेडियस 100 मीटर के रेडियस के अराउंड वो मूव कर रहा होता है। हाउएवर ही मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ फॉर 1.5 साइकिल एंड देन ही मूव्स फॉरवर्ड अप टू 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ में वो 1.5 साइकिल कवर करता है, और उसके बाद आगे वो 2 किलोमीटर तक वो मूव करता है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम, तो उसने कितना वर्क किया ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया कवर है। सबसे पहले ये 1500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इसने, तो इसको किलोमीटर है, इसको मीटर में कवर किया गया है, तो ये हो गया, कन्वर्ट करने के बाद में ये 1500 मीटर हो गया। साथ में कहाँ पर कितना कवर किया इसने, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 200 मीटर हो जाएगा। और साथ में
आफ्टर रेडियस, और साथ में ये 200 मीटर 2000 मीटर का डिस्टेंस भी कवर किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3700 मीटर। तो वर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 5 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड किया है 3700। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 18,500 मीटर। तो यहाँ पर लिखा है वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस बिकॉज वी नीड टू टेक डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट डिस्टेंस। तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, इसलिए हम लोग सर्कमफेरेंस को नहीं कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी इवन इफ इट्स मोमेंटम इज ज़ीरो। तो क्या किसी ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है अगर उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा? तो आंसर है यस। मैकेनिकल एनर्जी कंप्राइजेस बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन होती है। मोमेंटम इज ज़ीरो विच मीन्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। तो मोमेंटम के ज़ीरो होने का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ज़ीरो है। हैंस देयर इज़ नो काइनेटिक एनर्जी बट द ऑब्जेक्ट में पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए इस केस में काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मोमेंटम इवन इफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज ज़ीरो, एक्सप्लेन। तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या उसमें मोमेंटम हो सकता है? अगर उसकी मैकेनिकल एनर्जी ज़ीरो होगी तो क्या उसमें मोमेंटम हो सकता है? आंसर है नो। सिंस मैकेनिकल एनर्जी इज ज़ीरो देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी एंड नो काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी ही ज़ीरो है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। आगे लिखा है काइनेटिक एनर्जी बीइंग ज़ीरो वेलोसिटी इज ज़ीरो। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। हैंस देयर विल बी नो मोमेंटम, इसलिए यहाँ पर कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ अ मोटर पंप इज़ 2 किलोवाट। तो एक मोटर है जिसका पावर 2 किलोवाट है। हाउ मच वाटर पर मिनट द पंप कैन रेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो 10 मीटर के हाइट पर जो भी वाटर है उसको शक करने में वाटर पर मिनट कितना वर्क करेगा ये बताना है। यहाँ पर जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड लेनी है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए वर्क हो रहा है इसलिए इसको डेल्टा टी लिया गया है। और वर्क के लिए फॉर्मूला या अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क हो रहा है तो हम लोग mgh पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया mgh बाय डेल्टा टी। तो ये है, यहाँ पर मास हमें पता नहीं है, जी हमारा 10 लेना है और एच जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 मीटर एच दिया हुआ है। और डेल्टा टी चेंज इन टाइम हमारा दिया हुआ है 60, क्योंकि पर मिनट 1 मिनट में फाइंड करना है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो इसको सेकेंड में लिया गया है 60 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 2000 वाट। यहाँ से हम लोग एम निकालेंगे, एम की वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 1200 kg। इसको kg में हमने निकाला है तो ये आ जाएगा हमारा 1200 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्लैनेट ए इज़ अबाउट हाफ दैट ऑफ द अर्थ। तो कोई वेट एक पर्सन है जो कि प्लैनेट ए पर है, तो उसका वेट अर्थ पर जो भी वेट था उसका उस प्लैनेट पर हाफ हो जाता है उसका वेट। ही कैन जंप अप टू 4.4 मीटर हाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पर वो 0.4 मीटर की हाइट तक वो जंप कर सकता है। हाउ हाई ही कैन जंप ऑन द प्लैनेट ए। तो प्लैनेट ए पर वो कितना ऊंचा जंप कर सकता होगा? आंसर है सिंस वेट ऑफ द पर्सन ऑन प्लैनेट ए इज हाफ दैट ऑन द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देयर विल बी 1/2 दैट ऑफ द अर्थ। अब क्योंकि जो पर्सन का वेट है वो ए प्लैनेट पर अर्थ के कंपैरिजन में हाफ उसका वेट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो भी अर्थ के कंपैरिजन में जो भी होगी वो हाफ हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। हैंस ही कैन जंप डबल द हाइट विद द सेम मस्कुलर फोर्स। तो जो सेम पर मस्कुलर फोर्स पर ये अपनी हाइट यहाँ पर अर्थ पर जो कवर कर रहा होगा हाइट उससे 2 गुना हाइट वहाँ पर कवर कर पाएगा। या फिर इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो पर्सन का होगा वो सेम रहेगा अर्थ पे और प्लैनेट ए पर। तो हम लोग ये अर्थ मान लिया कि हाइट फर्स्ट मतलब अर्थ का है और दूसरा हाइट हमारा उस
ऑब्जेक्ट का उस प्लैनेट पर है। तो mg1h1 इज इक्वल टू mg2h2 के बराबर हमने मान लिया। तो जीवन को हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का है। तो इस केस में हम जब g2 फाइंड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसमें सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे। g1 हमारे g के बराबर है, तो g2 हमारे कितना हो जाएगा, हाफ g के बराबर। तो ये हमारा m कैंसिल हो जाएगा, तो g2 हमारा हाफ g के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर h1 हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.4 मीटर दिया हुआ है, 0.4 मीटर h1 दिया हुआ है। तो h2 हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, h2 हमारा हो जाएगा gh1 डिवाइडेड बाई g2 हो जाएगा। तो g1 हमारा कितना है, g हमने कंसिडर किया था, और h1 हमारा क्वेश्चन में दिया है 0.4, और यहाँ पर g2 जो है वो g/2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाफ वहाँ पर वर्क होगा, तो g/2 हमने कंसिडर किया है। तो इस तरीके से h2 हम फाइंड कर लेंगे, 0.4 इंटू 2 हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 0.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इंक्रीज्ड बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स F फॉर सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो यहाँ पर कोई बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी अगर उस पर कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर देते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है, कुछ डिस्टेंस तक वो मूव करता है उस जिस डायरेक्शन में हम उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं। प्रूव दैट द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। तो यहाँ पर प्रूव करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज़ होगा वो वर्क डन, जो बॉडी पर जितना वर्क डन अप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर है, इसको प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2a। हम जानते हैं कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो हम इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर जो वर्क डन है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास में ma है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2a, जिसको हमने पुट किया है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बट नो वर्क इज़ बीइंग डन बाय द फोर्स। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट मतलब मोशन में है, एक्सेलरेट कर रहा है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। तो आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जो फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर लग रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कोई बॉल है जो कि 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप की जाती है। इफ़ द एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूसेस बाय 40% आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हाउ मच हाई कैन द बॉल बाउंसेस बैक। तो बॉल की जो एनर्जी है जब ग्राउंड से वो स्ट्राइक करती है तो उसकी एनर्जी 40% रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर कितना ऊंचा वो बॉल बाउंस करेगा ये फाइंड करना है। जी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 मीटर पर सेकेंड लेनी है। तो mgh हमारा कितना हो जाएगा, m और g हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 है और हाइट 10 मीटर का इसने कवर किया है। तो ये वैल्यू जो है ये हमारा mgh कितना आ जाएगा, 100 m जूल आ जाएगा। तो एनर्जी जो है उस 40% रिड्यूस हो रहा है, तो रिमेनिंग एनर्जी हमारा टोटल एनर्जी 100% था, तो 40% रिड्यूस हो गया, तो बाकी का कितना एनर्जी बचा, 600 एनर्जी जो बच रहा था। तो 600 mj हमारा, इसको हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, 600 m इज इक्वल टू m, और हमारा ये हाइट हमारा g की वैल्यू 10 है और h डैश, तो यहाँ h डैश की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर का हाइट इसने कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1200 watt इज़ यूज्ड फॉर 30 मिनट्स एवरी डे, फाइंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो कोई इलेक्ट्रिक आयरन है जो 1200 वाट का है, वो 30 मिनट हर दिन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक एनर्जी
जो अप्रैल के मंथ में है उसने कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया है ये फाइंड करना है। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये फाइंड करेंगे 1.2 किलोवाट की का पावर उसने कंज्यूम किया है। टाइम कितना लग रहा है, पावर इतना है, टाइम कितना है 30 मिनट पर डे उसने यूज़ किया है। तो 30 डिवाइडेड बाय 50, ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 आर। अब एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम इंटू कितना दिन कंज्यूम किया है। तो पावर 1.2 है, टाइम 0.5 हमने फाइंड किया है और कितना दिन लगा रहा है 30 डेज़ का। 30 डेज़ मतलब अप्रैल की बात की जा रही है, तो अप्रैल में इतना टाइम उसने कंज्यूम किया है। तो ये आ जाएगा 18 किलोवाट पर आवर। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगले क्लास में। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।